दोस्तों, यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको नीट परीक्षा देनी पड़ती है। ये नीट की परीक्षा 2 लेवल पर ली जा सकती है। बहुत सारे बच्चे नीट को लेकर के इतने ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, इतने ज़्यादा वो आतंकित रहते हैं, अंदर से वो सहमे हुए रहते हैं। उनको लगता है कि नीट का मतलब है ना इंग्लिश। बहुत सारे ऐसे बिहार के बच्चे होते हैं जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन उनको लैंग्वेज लेकर के बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे कि वो 12 तक में फुल्ली हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं कि नीट जो है ना कई लैंग्वेज में इसके प्रश्न पत्र आपको दिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीके सिंह। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से नीट परीक्षा के संदर्भ में आपसे जानकारियां शेयर करेंगे। दोस्तों, यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको नीट परीक्षा देनी पड़ती है। ये जो नीट है इसका पूरा नाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि नीट के बारे में तैयारी करने के लिए इच्छुक होते हैं, लेकिन उन्हें नीट के संदर्भ में या नीट के बारे में कोई जानकारियां मौजूद ही नहीं होती है। तो दोस्तों, आप आज ये पूरा वीडियो देखिए। नीट के संदर्भ में अगर आपका अलग अलग प्रकार के आपके मन में विचार चल रहा है, उन विचारों पर आज जो है विराम चिन्ह लग जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि नीट होता क्या है। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और इसको ये जो नीट की परीक्षा होती है, इसे लेने वाला जो परीक्षा लेने वाली जो संस्था होती है, इसका नाम होता है एनटीए। एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको हिंदी में हम लोग राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के भी नाम से जानते हैं। जैसे हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की जो परीक्षाएं होती है, जैसे बीएसएससी हो गया, एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, इसी तरह से एनटीए भी एक प्रकार की संस्था है जो कि हमारे पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जो है ना नीट की परीक्षाएं आयोजित करवाती है। दोस्तों, यदि हम नीट की बात करें तो नीट की परीक्षा पूरे इंडिया में 2 लेवल पर ली जाती है। पहला जो इसका लेवल होता है वो होता है आईएससी। पहला जो इसका लेवल है वो होता है आईएससी, और दूसरा होता है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद जो है इस परीक्षा को कर सकते हैं। तो जो इंटर लेवल पर परीक्षा ली जाती है उसे हम लोग यूजी कहते हैं, और जो व्यक्ति ग्रेजुएशन करके इसका एग्जाम देना चाहते हैं तो उस परीक्षा को हम लोग पीजी कहते हैं। यानी यहाँ पर जो नीट की परीक्षा है दोस्तों, ये नीट की परीक्षा 2 लेवल पर ली जा सकती है। मतलब अगर आप नीट के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसको इंटर स्तर पर भी एग्जाम दे सकते हैं, और आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी नीट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेवल पे नीट की परीक्षा देते हैं, इस परीक्षा का नाम दिया गया है यूजी। अगर आप ग्रेजुएशन स्तर पर परीक्षा देते हैं इसका नाम रखा जाता है पीजी। अगर आप इंटर स्तर से परीक्षा देते हैं तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। इस इंटर के बाद अगर आप इंटर परीक्षा के समकक्ष या इंटर परीक्षा के बाद आप नीट की एग्जाम क्रैक करते हैं या नीट की परीक्षा पास करते हैं तो आपको कोर्स मिलेंगे एमबीबीएस और बीडीएस। कोर्स करना पड़ेगा एमबीबीएस या बीडीएस। लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन लेवल से नीट की परीक्षा पास करते हैं तो आपके लिए एमएस और एमडी जैसे कोर्स जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आसान भाषा में ये सीखे कि नीट की जो परीक्षा होती है वो 2 अलग अलग स्तरों पर ली जाती है, एक इंटर स्तर पर और एक ग्रेजुएशन स्तर पर। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन स्तर पर नीट की परीक्षा देना चाहते हैं तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि उनका ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अब बायो में भी 2 ब्रांच होंगे, या इसका बॉटनी हो जाएगा और जूलॉजी हो जाएगा। इन बॉटनी जो ये 4 पेपर होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। इन 4 पेपर में से ग्रेजुएशन में कम से कम 2 पेपर होने चाहिए, तब जाकर के आप पीजी स्तर के नीट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर ये पेपर आपके ग्रेजुएशन में शामिल नहीं है तो निश्चित रूप से आपको फिर से यूजी स्तर का ही नीट की परीक्षा देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर नीट के बारे में कुछ और विशेष जानकारी की बात करें तो इसमें ध्यान रखना है कि ये एक सिंगल स्टेज एग्जाम होता है। जो नीट की हमारी परीक्षा होती है ये एक सिंगल स्टेज एग्जाम होता है। आप सोच रहे होंगे कि सिंगल स्टेज एग्जाम का मतलब क्या होता है। जैसे बहुत सारी परीक्षाएं जो होती है, जो ऑल इंडिया रैंकिंग की होती है, इसमें एक बार लिखित परीक्षाएं होती है, एक बार ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होती है, और उसके बाद इंटरव्यू होता है।
ऐसा इस क्षेत्र में नहीं है। अगर आप नीट के बारे में सोच रहे हैं तो केवल और केवल आपको एक एग्जाम देना होगा और उसी के आधार पर आपको जो है ना अलग अलग मेडिकल कोर्स के लिए एडमिशन हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखना कि नीट क्या है, एक सिंगल स्टेज वाला एग्जाम है और यह ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन का मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन कॉपी और एमआर दिए जाएंगे और उस पर आपको रंगना होगा। बहुत सारी परीक्षाएं आजकल ऑनलाइन भी हो रही है, जैसे कंप्यूटर के सामने आप बैठेंगे उसमें आपको रंगना है। तो ऐसा नहीं है, ये जो नीट की परीक्षाएं हैं ये क्या होता है, ऑफलाइन होता है। और आने वाले सालों में या ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, इसके बारे में कोई जानकारियां नहीं है। मतलब भविष्य में अगर समय बदलता है तो ये परीक्षाएं ऑनलाइन भी हो सकती है, लेकिन 2023 ईस्वी तक जो ये परीक्षाएं हुई है ये ऑफलाइन मोड में हुई है और शायद 2024 का भी जो नीट परीक्षाएं होगी वो भी आपको ऑफलाइन मोड में ही देखने को मिलेगा। आगे इसमें क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, समझे। आगे होने वाली जो नीट परीक्षा है वो साल में एक बार के बजाय 2 बार भी हो सकती है। अभी जैसे मान लो कि आपको साल में 1 बार एग्जाम होती है, लेकिन भविष्य में ऐसा भी होगा कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ेगी, ये परीक्षाएं जो है साल में 2 बार भी कराया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो ये परीक्षाएं साल में 1 बार ही होता है। इस परीक्षा के लिए अगर समय की बात करें तो इसमें 3 घंटा 20 मिनट का समय दिया जाता है। इस परीक्षा के लिए 3 घंटा 20 मिनट का समय दिया जाता है। अब वास्तव में समय की बात करें तो 3 घंटा ही रहता है। ये जो 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, ये 20 मिनट इसलिए दिए जाते हैं कि आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लें। यानी 20 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और प्रश्न बनाने के लिए लगभग आपको 3 घंटे का समय इसमें दिया जाता है। इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। एमसीक्यू वाला होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। यानी आपको एक प्रश्न रहेगा और उसके कई ऑप्शन दिए जाएंगे, उस ऑप्शन को आपको चूज करना है और इसको ओएमआर पेपर पर रंगना है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। निगेटिव मार्किंग के बारे में मैं नीचे में आपको चर्चा करूंगा कि अगर आप गलत प्रश्न का जवाब देते हैं तो उसके लिए आपको नंबर कटेंगे, सही जवाब देते हैं तो इसके लिए आपको नंबर दिए जाएंगे। तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी है और किस प्रकार की निगेटिव मार्किंग होती है तो आपके मन में चल ही रहा होगा। इसके बारे में हम नीचे में जानकारियां आपसे शेयर करें। अगर कोई व्यक्ति इस एग्जाम में बैठना चाहता है तो ध्यान रखिएगा उसको इंटर में पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहते हैं कि हम नीट की परीक्षा दें, उसको पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंटर में होना अत्यंत आवश्यक है। बहुत सारे छात्र हमसे पूछते हैं कि सर इसमें क्या साइड से मैथ लेना भी जरूरी है? कि बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप साइड से मैथ नहीं भी रखते हैं तो भी आप नीट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के मेडिकल कोर्स को करने में सक्षम हो सकते हैं। साइड से मैथ लें या ना लें, इससे नीट की परीक्षा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस आपके साइंस का जो पेपर है, जो आईएससी है, उसमें पीसीबी होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, समझे। या फिर अगर पीसीबी या बायोलॉजी के जगह पर अगर आप बायोटेक्नोलॉजी भी रखते हैं, वो भी एक बायोलॉजी का ही अंग है, तो भी आप इस परीक्षा में जो है ना शामिल हो सकते हैं। तो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और बायोलॉजी के कई अलग अलग अंग होते हैं, जैसे बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। अगर अलग बायोलॉजी का अलग अलग ब्रांच भी है आपके इंटर में, तो भी आप जो है इस परीक्षा के लिए कैपेबल हो सकते हैं, इसके लिए आप योग्य हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, यदि आप नीट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, अगर आपके मन में ये संशय बना हुआ कि क्या इसमें इंटर में मैथ्स होना जरूरी है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैथ्स होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके इंटर में मैथ है तो भी अच्छा है, अगर मैथ नहीं भी है तो भी अच्छा है। अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो एक चीज और आपके दिमाग में आती होगी कि भाई कैंडिडेट का उम्र कितना होना चाहिए, कितने वर्ष से हम लोग जो है ना नीट की परीक्षाएं दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हमारे यहाँ, मेधावी छात्र बोलिए या फिर महत्वाकांक्षी छात्र बोलिए, जो कि 11th क्लास में ही जब रहते हैं तो उन घर से इतने ज्यादा मोटिवेट होकर के हमारे कोचिंग सेंटर में आते हैं कि वो कहेंगे कि सर हम भी फॉर्म भरेंगे, इस बार एकदम नीट निकाल लेंगे। तो भाई नीट निकालने के लिए एक उम्र सीमा भी तय की गई है। अगर उस उम्र सीमा को आप पार नहीं करते हो तो आप नीट की एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो नीट के लिए उम्र सीमा क्या हो? तो नीट के लिए है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 2024 वाला फॉर्म भरना है,
तो आपको याद रखना है कि आपको 31 दिसंबर याद रखना है, 31 दिसंबर। जैसे मान लो कि आपको 2023 का फॉर्म भरना था, तो 31 दिसंबर 2023, यानी अगर आपको मान लीजिए कि आगामी जो आने वाली परीक्षा है मई में जो आपको फॉर्म भरना है मई 2024 में, तो आपको याद रखना है कि 31 दिसंबर 2023 ईस्वी तक में आप 17 साल पार कर चुके हों। अगर 17 साल से आपकी आयु कमेगी तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि आप उम्र के बारे में समझ गए। उम्र मतलब क्या, जैसे 2024 में आपको फॉर्म भरना, तो आपको 31 दिसंबर 2023 ईस्वी को आपकी आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर 17 साल नहीं पूरेगा तो निश्चित रूप से आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और भी कुछ इसके लिए होते हैं, जैसे ये तो हो गया कि आपका एज हो गया। अगर आप बात करें कि भाई इंटर में कितने मार्क्स आने चाहिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पटना कोटा चले जाते हैं और अपने बोर्ड के एग्जाम को बिल्कुल भी पीछे छोड़ करके पूरी की पूरी एनर्जी जो है ना वो नीट पढ़ने में लगा देते हैं। लेकिन इस बात का उसको ध्यान रखना कि अगर वो नीट की परीक्षा में शामिल होने के योग्य बनना चाहते हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी का मतलब हो गया कि जो मतलब कैटेगरी हुआ, जैसे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो मैं अलग अलग सभी कैटेगरी के बता दूं, आप सबको पता होगा कि आप किस कैटेगरी में हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो निश्चित रूप से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी पीसीबी में, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो ध्यान रखिए कि आपको कम से कम इसमें 50% अंक आने चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में नहीं हैं, अगर आप ओबीसी में है, तो इसके लिए भी कोई खास रिलैक्सेशन नहीं है। आपको जो है ना लगभग ओबीसी के जो छात्र हैं उसके लिए 40% होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। अगर उससे कम मार्क्स आया तो आप नीट की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। तो बहुत सारे बच्चों को लगता होगा ये आसान चीज़ है, चूंकि हमने नीट जब पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में निश्चित रूप से 40 से अधिक या फिर 50 से अधिक मार्क्स आ ही जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि जैसे बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं कि जो जिनका रिजल्ट थोड़ा सा लेट से आता है, उससे पहले वो फॉर्म भर देते हैं नीट के लिए। तो ध्यान रखिए कि अगर आपका नीट का फॉर्म भरा भी गया और अगर आपके बोर्ड के जो मार्क्स हैं इससे कम होंगे तो बाद में भी आप नीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उसके लिए योग्य नहीं होंगे। आपकी जो नीट की परीक्षा की जो मान्यता है वो बाद में भी रद्द कर दी जाएगी। तो दो बात आपको ध्यान रखना, एक उम्र सीमा जो कि जैसे 2024 का फॉर्म भर रहे हैं तो 31 दिसंबर 2023 तक में आप 17 साल का हो जाइए। और दूसरा बात, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अगर आप जनरल हैं तो आपको 50% से अधिक, और उसके अतिरिक्त अगर आपको आरक्षण है, ओबीसी है, एससी एसटी हैं, तो कम से कम 40% आपको अंक आने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तब जाकर के आप लोग नीट का जो अलग अलग कोर्स है उसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इस बात का हमेशा आपको ध्यान में रखना। दोस्तों, यदि हम नीट के सिलेबस के बारे में जाने तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। यानी अगर नीट की सिलेबस की बात करें तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन आप सबको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और अगर हम बायो की बात करें तो बायो में आपको 2 अलग अलग पार्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें एक होगा आपका बॉटनी और दूसरा हो जाएगा आपका जूलॉजी। एक हो जाएगा बॉटनी और दूसरा हो जाएगा जूलॉजी। तो इसका जो सिलेबस होता है वो क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे हम सबको पता है कि इसमें आपको मुख्य रूप से पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना। तो फिजिक्स के लिए आपको 45 अंक मिलेंगे, केमिस्ट्री में भी आपको 45 अंक मिलेंगे, बॉटनी में भी आपको 45 अंक मिलेंगे और जूलॉजी में भी आपको 45 अंक मिलेंगे। यानी इसको अगर आसान भाषा में आप देखें तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषय मिला करके जितना मार्क्स मिलेगा उतना मार्क्स आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में मिलेगा। यानी 50% आपको नीट के एग्जाम में बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे और 50% में से 25% केमिस्ट्री का और 25% आपका फिजिक्स का मार्क्स रहेगा। यानी आप इसको आप देख सकते हैं कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलाकर के 90 प्रश्न अगर पूछे गए तो 90 प्रश्न अकेले जो है आपको बायोलॉजी से पूछा जा रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 180 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा।
यानी 180 प्रश्न आपको नीट की परीक्षा में दिया जाएगा। उस 180 प्रश्न में से 45 मार्क्स आपको रहेगा फिजिक्स का, 45 मार्क्स रहेगा केमिस्ट्री का और 90 मार्क्स रहेगा बायोलॉजी का। और इस 90 मार्क्स में से 45 मार्क्स बायोलॉजी के बॉटनी से रहेगा और 45 मार्क्स जो है वो बायोलॉजी के जूलॉजी से रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि बायोलॉजी का 2 पार्ट आपको पढ़ना है, बॉटनी और जूलॉजी, और दोनों में आपको 45-45 मार्क्स जो है एग्जाम में मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ना है, लेकिन मुख्य रूप से आपको बायोलॉजी में आधा प्रश्न पूछा जाता है, 50% जो प्रश्न है वो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना कि बायोलॉजी में आपको इस तरह से टाइम सेट कीजिए, इस तरह से आप मेहनत करें कि आपको बॉटनी और जूलॉजी दोनों की तैयारियां आपको आसानी से हो सके। इस बात का हमेशा याद रखना। बहुत सारे बच्चे नीट को लेकर के इतने ज्यादा डरे हुए रहते हैं, इतने ज्यादा वो आतंकित रहते हैं, अंदर से वो सहमे हुए रहते हैं। उनको लगता है कि नीट का मतलब है ना इंग्लिश। बहुत सारे ऐसे बिहार के बच्चे होते हैं जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको लैंग्वेज लेकर के बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे कि वो 12 तक में फुल्ली हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं और उनको लगता है कि हम नीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि नीट सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है या फिर नीट उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ें। तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। अगर आप नीट का तैयारी करते हैं तो आपको बता दें कि नीट जो है ना कई लैंग्वेज में इसके प्रश्न पत्र आपको दिए जाते हैं। आप सबको बता दें कि जो मेनली रूप से आपको हिंदी और इंग्लिश, इसमें तो नीट का प्रश्न रहेगा है। मेनली जो है आपको नीट का प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में रहता है, क्योंकि एक तरफ हिंदी में लिखा रहेगा, उसके दूसरे तरफ जो है इंग्लिश में लिखा रहेगा। अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, आप अगर आप चूज नहीं भी करेंगे तो भी जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश में नीट का पेपर मिलेगा। अगर मान लो कोई सीबीएसई वाला बच्चा भी है तो उसके भी प्रश्न पत्र में हिंदी प्रश्न लिखा रहेगा, या कोई बिहार बोर्ड वाला भी बच्चा है तो उसके भी प्रश्न में इंग्लिश प्रश्न लिखा रहेगा। आपको तय करना, चूंकि एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश रहेगा, दोनों में से आपको जिस लैंग्वेज में समझ करके उसका उत्तर देना तो उसको आप दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बंगाल का है तो बंगाली भाषा भी चुन सकता है, कोई व्यक्ति गुजरात का है तो गुजराती भाषा भी चुन सकता है, कोई असम का है तो असमी भाषा भी चुन सकता है, कोई दक्षिण भारत का है तो वो तेलुगु भाषा को भी चयन कर सकता है। तो अब भाषा को लेकर के नीट में कोई प्रॉब्लम है नहीं। और जिन जिन लोगों को ये लगता है कि भाई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का नीट हो सकता है या फिर सीबीएसई बच्चों वाले का नीट हो सकता है, तो वो उनकी एक बहुत बड़ी भूल है। वो अपने आप को स्वयं डिमोटिवेट कर रहे हैं। अगर आप शुद्ध हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं तो बस आप मेहनत में लग जाइए, जो उसका सही सिलेबस है, जो सही कॉन्सेप्ट है, उसके इसको तैयारी करने का जो एक जज्बा होना चाहिए वो अपने अंदर तैयार कीजिए, और नीट आपके लिए भी है। तो ये दिमाग से भ्रांति निकाल दीजिए, क्योंकि होता यह है कि जितने भी बड़े बड़े संस्थान होते हैं वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम में ही नीट की तैयारी करवाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि भाई नीट जो है हमारे लिए है ही नहीं। भाई जब भी आप पढ़ें तो किसी भी भाषा में पढ़ सके, बस आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए। ये ज्ञान और टैलेंट अगर आप में है तो नीट पास करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक जब इस फील्ड में जाएंगे तो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो ही जाएगा। और फिलहाल अगर आप हिंदी पर विशेष पकड़ है, हिंदी में बहुत बायोलॉजी जान रहे हैं और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं, जिसके कारण से हमारा नीट नहीं होगा, तो इस वहम को अपने दिमाग से निकाल लीजिए। और जितना जल्द से जल्द अगर ये वहम आपके दिल से निकल गया ना, उतना जल्दी आपका नीट में सिलेक्शन हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना कि अब नीट के लिए अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज मौजूद हैं, और उनमें से जो लैंग्वेज आपका अच्छा है उस लैंग्वेज का उपयोग करके आप लोग नीट की परीक्षा पास कर सकते हैं। इसकी में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। देखिए, यदि हम बात करें कि नीट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आपको एक चीज जानकर के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि जिस तरह से हमारे मैट्रिक इंटर में कुछ अतिरिक्त प्रश्न दिए जाते हैं, ताकि अगर आपको वो हार्ड लग रहा है उसमें से कुछ प्रश्न उसको छोड़ करके स्किप करके आप नए प्रश्न को बना सकते हैं। तो इसी तरह नीट में भी लगभग 20 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको एक्स्ट्रा रहता है। 20 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको एक्स्ट्रा रहता है। अगर आपको पूरे संपूर्ण क्वेश्चन में से 20 ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपने जीवन में कभी देखा भी नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, चूंकि पूरे आपको 200 नंबर का क्वेश्चन रहता है। अगर आप नीट का एग्जाम देते हैं उसमें पूरे 200 नंबर का क्वेश्चन रहता है, और इस 200 प्रश्न में से आपको केवल और केवल 180 प्रश्न ही बनाने हैं।
तो आप 20 ऐसे प्रश्न का क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, जो कि आप बिल्कुल हार्ड है, कभी भी उसके बारे में आपने अध्ययन ही नहीं किया, तो ऐसे 20 प्रश्नों को आप आसानी से स्किप कर सकते हैं। अब प्रश्न पत्र कैसे रहता है, जैसे आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आप सबको पता है कि फिजिक्स का जो प्रश्न पत्र होता है वो 45 होता है। थोड़ा सा हम डेमो करके दिखाते हैं। जैसे फिजिक्स का जो क्वेश्चन है आपको पता है कि 45 प्रश्नों का हमको उत्तर देना। अब इस 45 प्रश्न के बदले में यहाँ पर आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। एग्जाम में आपको इस 45 प्रश्न के लिए कितने प्रश्न मिलेंगे, 50 प्रश्न मिलेंगे। इसमें से आपको 5 प्रश्न को फिजिक्स में छोड़ देना, जो आपको बिल्कुल हार्ड लग रहा है उस प्रश्न को आपको छोड़ देना। इसके लिए 2 खंड बने होते, कितना खंड, 2। एक में आपको 30 नंबर खंड, जो सेक्शन ए होगा उसमें 30 प्रश्न रहेंगे, और सेक्शन बी जो रहेगा, सॉरी सेक्शन ए जो इसमें रहेगा, इसमें आपको 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और जो सेक्शन बी है इसमें आपको 15 प्रश्न देखने मिलेंगे। तो दोनों मिलाकर के आपको 50 प्रश्न हो गया। तो सेक्शन बी का जो 5 प्रश्न आप इसमें स्किप कर सकते हैं, मतलब इसको आप आसानी से छोड़ सकते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब कुल मिलाकर के आपको 50 प्रश्न है और जवाब देना है मात्र 45, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। यानी 45 प्रश्न अगर आप फिजिक्स में डील कर रहे हैं तो इसके बदले में आपको एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिल रहा है। यानी 45 प्रश्न का डील करते हैं तो कुल मिलाकर के आपको 180 मार्क्स जो है फिजिक्स से आप अर्जित कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप केमिस्ट्री में हैं तो यही प्रोसेस आपका चलेगा कि 50 प्रश्न में से आपको जवाब देना है 45, 5 प्रश्न अपने मर्जी से छोड़ सकते हैं, और 45 में भी इसमें भी 4 अंक मिलेंगे, और ये प्रश्न भी आपकी जो मार्क्स हो जाएगी वो 180 हो जाएगी। यही प्रक्रिया आपको बॉटनी में भी होगा और यही प्रक्रिया आपको जूलॉजी में भी होगा। तो यानी इसमें भी आपको 45 प्रश्न रहेंगे, 45 जवाब देना, उसके बदले में 50 प्रश्न रहेंगे, और अगर आप 45 प्रश्न का जवाब देते हैं तो इसको आप 4 से मल्टीपल कर दीजिए, और कुल मिलाकर के आपको 180 नंबर आपको बॉटनी से भी मिल सकता है, और 180 नंबर जो आपको जूलॉजी से भी मिल सकता है। यानी अगर हम टोटल कर दें कि टोटल कितना मार्क्स हो गया, तो कुल मिलाकर के जो कुल पूर्णांक होता है, कुल जो पूर्णांक होता है नीट की परीक्षा के लिए, वो आपको 720 मार्क्स होते हैं। कुल कितने होते हैं, 720 मार्क्स होते हैं। अब ये दिमाग में नहीं रखना कि हमको 720 में से 720 लेना आना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 720 में 720 लाते हैं। अभी भी साउथ इंडिया के 2 बच्चे थे जो कि लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, 720 में से 720 नंबर वो ले आया था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहली बार परीक्षा दे रहे हैं तो ये नहीं सोच कर चलना कि हमको 720 में 720 ही आना है। इसमें सभी जो अलग अलग कैटेगरी है उसको रिजर्वेशन भी दिया गया है, और उस रिजर्वेशन के आधार पर सबका जो कटअप होता है वो अलग अलग हो जाता है। लेकिन आपको कोशिश करना कि अगर फुल मार्क्स आ जाए तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन इस प्रकार का सिलेबस है, फिजिक्स 45, केमिस्ट्री 45, बॉटनी 45, जूलॉजी 45, और प्रत्येक के लिए आपको 50-50 प्रश्न रहेंगे। यानी 5-5 ऐसे प्रश्न रहेंगे जो अगर आपको इस पूरे 50 प्रश्न में से 5 आप प्रश्न को छोड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपको हार्ड लग रहा हो। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो कि आप मैट्रिक इंटर में दुगुना प्रश्न रहता है ना जी। जैसे ऑब्जेक्टिव आपको बनाने होते हैं 35, उसके बदले में मिल जाता है 70। तो यहाँ पर आपको उतनी तो छूट नहीं दी जाती। यहाँ पर 50 प्रश्न में से आप 45 बनाइए, 5 प्रश्न आप जो बहुत हार्ड लग रहा है उसको आप छोड़ करके चल सकते हैं। तो ये इसका जो आपका सिलेबस होता है। दोस्तों एज के बारे में तो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया था कि अगर आप परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको 2024 ईस्वी में एग्जाम देना है, मई में आपको फॉर्म भरना है, तो आपको क्या करना है कि 2023 ईस्वी यानी 31 दिसंबर 2023 ईस्वी को आपकी आयु कम से कम 17 साल की होनी चाहिए। अगर आप 17 साल नहीं है तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, इस फॉर्म के लिए आपकी योग्यता नहीं मानी जाएगी। तो आप इस ध्यान रखना कि अगर आपको फॉर्म भरनी है तो निश्चित रूप से कम इसमें मिनिमम आयु जो है वो 17 वर्ष की गई है। देखिए लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे देश में रिजर्वेशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो नीट की परीक्षा है इसमें भी कुछ रिजर्वेशन दिए गए हैं, और ये रिजर्वेशन के आधार पे जो है ना छात्र का कटअप तैयार होता है। यानी जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे छात्र होंगे जिनको कुछ ज़्यादा मार्क्स भी आएगा तो उसका उस कटअप से बाहर चला जाएगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ा कम मार्क्स आने के बावजूद भी उसका कटअप जो है वो
वहां तक पहुंच जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। यानी यदि कोई व्यक्ति ज्यादा नंबर आएगा तो भी उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति कम नंबर भी लाते हैं तो उसका मेडिकल में दाखिला हो जाएगा। इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है? आरक्षण है, रिजर्वेशन है। यानी नीट की परीक्षा में भी रिजर्वेशन दी गई है। अगर आप एससी कास्ट से हैं तो आपको 15% का रिजर्वेशन है। यदि ओबीसी से हैं तो आपको 27% का रिजर्वेशन है। यदि आप एससी से एसटी से हैं तो आपको लगभग 7% का रिजर्वेशन है। तो इस रिजर्वेशन के आधार पे आपको परीक्षा में जो है कुछ छूट जो है देखने को मिल जाती है। आप सबों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर नीट की परीक्षा में किस प्रकार से माइनस मार्किंग सिस्टम होता है। आपने सुना होगा दो तरह की एग्जाम ली जाती है ऑब्जेक्टिव मोड में। एक होता है कि भाई आप जितना प्रश्न है उसका बना दीजिए, अगर आपका गलत हो गया तो वो नंबर कट जाएंगे। लेकिन एक परीक्षा में ऐसा होता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव आप जो जान रहे हैं उसी को बनाइए। अगर आप तुक्का मार रहे हैं, अगर आप अंदाजा पर प्रश्न को डील कर रहे हैं और उसके बदले में अगर आपका प्रश्न गलत हो गया तो उसके लिए आपको कुछ जो सही प्रश्न होते हैं उसमें से भी मार्क्स कट जाएगा। तो इसी को बोलते हैं माइनस मार्किंग सिस्टम। तो अगर आप नीट की परीक्षा का एग्जाम दे रहे हैं तो इस चीज से आपको परहेज करना होगा कि तुक्का मारने वाली जो छात्रों में बीमारी होती है कि नहीं भी जान रहे हैं, चलो 4 बार जो है ना भगवान का नाम लिए, जिस पे हाथ रुक गया उसको टिक कर दें। तो नीट की परीक्षा में इससे आपको बचना होगा क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग वाला सिस्टम है। तो माइनस मार्किंग का क्या सिस्टम है? मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे मान लीजिए आप एक प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे तो इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो इसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे। अगर ये प्रश्न सही हुआ तो 4 नंबर मिलेंगे, ये बात तो आपको पता है। जैसे एक प्रश्न कुछ भी आ गया, जैसे आपको मान लीजिए पूछ लिया मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हुई, आपने बोल दिया कि 46 हो रहा है, ये आंसर आपका सही है। अगर आपका सही है तो आपको इसके बदले में एक प्रश्न के लिए 4 अंक आपको मार्क्स में जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर जो है ना कट भी जाएगा। 1 नंबर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग से यहाँ पर माइनस मार्किंग सिस्टम होता है। उम्मीद करते हैं कि आप माइनस मार्किंग सिस्टम समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए, एक फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे आपने 45 प्रश्न को डील किया और 45 में 45 प्रश्न आपका सही है तो कुल मिलाकर के आपको 180 नंबर मिल जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, मान लो कि ये आपका बायोलॉजी था या बॉटनी था, बॉटनी में आपने 45 में से 45 सही कर दिया, 180 नंबर मिल गया। अब मान लीजिए कि आपका फिजिक्स का पेपर में जो है 45 प्रश्न आपका पूरा का पूरा गलत हो गया, तो समझ जाइए कि आपको इसमें से 45 नंबर माइनस हो जाएगा। यानी 180 नंबर जो आपने बॉटनी में हासिल किया था ना, उसमें भी आपका कुछ नंबर ये जो इधर कटा है उतना नंबर आपका ऑटोमेटिक कुल मार्क्स में से कट जाएगा। तो इसी को हम लोग माइनस मार्किंग सिस्टम कहते हैं। यानी एक सही उत्तर के लिए 4 अंक और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक जो है आपको सही में से काट लिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया होता है यहाँ पर माइनस मार्किंग का। चलिए अब हम लोग वीडियो के अंत में ये जान लेते हैं कि आखिर नीट पास करने का क्या तरीका हो सकता है। क्योंकि अब देखिए, कोई भी तरीका जितना बोलना आसान होता है, अगर उसको धरातल पर उतारा जाए तो वो उतना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ नेताजी आते हैं, बड़े बड़े सपना दिखाकर चले जाते हैं कि जब मैं आ जाऊंगा रोड बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। या फिर आप कोई नेटवर्किंग वाले में जाइए, आपको एक हॉल में बैठा करके तुरंत करोड़पति बना दिया जाएगा। जब तक आप हॉल में बैठे रहेंगे तो आपको लगेगा कि आप करोड़पति हैं, हम भी अब अगला जो करोड़पति है वो हम ही हैं। लेकिन जो ही आप हॉल से जब निकलते हैं तो आपका करोड़पति बनने का जो सपना है बस हॉल तक ही सीमित रह जाता है। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सपना देखना और उस सपनों को हकीकत में बदलना, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। लेकिन कुछ व्यक्ति भी तो हमारे समाज में हैं जो सपना भी देखते हैं और उसको हकीकत में बदलते भी हैं। तो आपको भी उसी व्यक्तियों में शामिल होना है। तो इसलिए हमको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि नीट पास करने के क्या क्या तरीके हैं। और इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि मैं यानी प्रेरणा कोचिंग सेंटर, हमारी पूरी टीम किस तरह से आपको नीट का जो है ना परीक्षा पास कराने के लिए तैयारी करवाई। तो हम लोग क्या करेंगे, आप सबको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति नीट के बारे में सोच रहे और चाह रहे हैं कि नीट मेरा निश्चित रूप से पास हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कम से कम 11th और 12th का जो भी NCERT बुक है
उसको आप लाइन बाय लाइन पढ़िए और उसको एक एक वर्ड को समझने का प्रयास कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको 9th और 10th का भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है वो मजबूत होना चाहिए। यानी आपको अगर किसी के दिमाग में चल रहा है कि हमको नीट करना है, तो उसको 9th से ही कैपेबल हो जाना चाहिए। कम से कम उसका जो है ना पीसीबी एकदम मजबूत होना चाहिए। हो सके तो अलग से इसके बारे में ट्यूशन लीजिए और इसको शुरू से ही आप जो है ना काफी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और एक एक एनसीईआरटी प्रश्न को, एक एक एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को, एक एक एनसीईआरटी वर्ड को आप अच्छी तरह से समझ कर रखिए कि उसका मतलब क्या होता है और ये होता क्या है। क्योंकि एनसीईआरटी पर अगर आपका पकड़ है तो निश्चित रूप से आपको नीट की तैयारियां की जा सकती है। और हम लोग क्या करते हैं कि आपको इसके बारे में पूरा मेहनत कराएंगे और नीट पर की तैयारी के लिए एनसीईआरटी पर हम लोग फोकस करेंगे। दूसरा काम क्या करना है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसको आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहते हैं, इसको अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों को रील्स देखने का लत लग जाता है, आपको जो है ना एमसीक्यू का रील्स देखने का आदत लगा लेना चाहिए। जब भी बैठिए, सोइए, मोबाइल रखिए, या खाने के बाद या जगने के बाद, जब भी हो, आप जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा हो सके आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो है ना निश्चित रूप से देखिए। हम लोग जब आपको यहाँ पर तैयारी कराते हैं, जो हम लोग को प्लान है कि हम लोग बच्चों को हॉस्टल में रख कर के इसकी तैयारी कराएंगे। जैसे खाना खाने के बाद जब बच्चे पूर्ण रूप से सोने लगे तो उसके बावजूद भी उसको ऑनलाइन तरीके से कि भाई आप जो है ना ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लें। ऑब्जेक्टिव के लिए उसका क्यूज आता है, अलग अलग प्रकार के बच्चों में इंटरेस्ट डालने के लिए आप अलग अलग प्रकार का टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके बच्चों में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में जो लगा होना चाहिए, बच्चों में ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जो आदत होना चाहिए, उस शैली को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको नीट की परीक्षाएं पास हो सकेगी। और सबसे अधिक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल क्या है कि ऑनलाइन पर फोकस करते हैं कि भाई हम जो है ना ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, नीट की हमारी तैयारी हो रही। वैसे बच्चों से नीट बिल्कुल नहीं निकलेगा। नीट निकालने के लिए आपको कुआं से बाहर आकर के समुद्र में कदम रखना पड़ेगा। ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम ऑनलाइन के ही माध्यम से आपको बता रहे हैं कि ऑनलाइन में पढ़ने वाले बच्चे जो है ना कुआं का मेढक होता है। अपने घर में वो अपने आप को सबसे बहुत ज्यादा तेज समझते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति को अगर जिस चीज का वो ऑनलाइन कर रहे हैं उसको एक फील्ड में आकर के जो है ना बच्चों के बीच में कंपटीशन करना चाहिए, तब उसे पता चलेगा कि मेढक का बैंग और समुद्र का जो जीव है उन दोनों में काफी अंतर होता है। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा और टेस्ट सीरीज में कम से कम बहुत सारे बच्चे को शामिल करना चाहिए और उन बच्चों में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप टॉप 10 में बने रहें। निश्चित रूप से आपको क्या करना है, टॉप 10 में बने रहना। अगर आप सभी टेस्ट सीरीज में आप टॉप 10 में बने होते तो निश्चित रूप से आपकी नीट की सिलेक्शन होने की जो उम्मीद है वो काफी अधिक बढ़ जाती है। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पर भी आपको फोकस करवाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए अलग से सभी चैप्टर में से कम जो है ना 400-500 ऑब्जेक्टिव हमको डिस्कस कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोग निश्चित रूप से एक टेस्ट सीरीज भी तैयार की है और उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को क्या इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करेंगे और इसका आप टेस्ट सीरीज दीजिए और अपना रैंकिंग रखिए और कोशिश कीजिए कि हमेशा टॉप 10 में रहें, ताकि नीट की परीक्षा के लिए हम भी एक प्रबल दावेदार बन सकते हैं। इसके बाद जितने भी सिलेबस हैं, जैसे अगर बायोलॉजी की बात करें तो लगभग 41 आपको चैप्टर होंगे नीट में। अगर हम सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, चूंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में के भी शिक्षक आपसे संबोधन लेंगे, आपके बीच आएंगे, वो भी बताएंगे कि उनके सब्जेक्ट्स में कौन कौन से चैप्टर हैं। ऑलमोस्ट अगर हम नीट में बात करें तो नीट में 41-42 चैप्टर है बायोलॉजी का, जो कि 11th और 12, 9, 10th की कक्षा से लिया गया है। तो इसको आपको कम से कम कोर्स तो खत्म करना ही है। कोर्स खत्म करने के बाद आपको कम से कम 5 बार इसका रिवीजन करना चाहिए और हम लोग उसको करवाते भी। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर 1 साल में आपने कोर्स खत्म किया और कह रहे हैं 5 टाइम रिवीजन करवाने तो 5 साल लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसको रिवीजन करने में 1 महीना से भी कम समय लगता है। यानी पहली बार जब रिवीजन करवाएंगे कोर्स खत्म करने के बाद 1 महीना, जब दूसरी बार रिवीजन यही होगा तो उसकी टाइमिंग घट के 10 दिन हो जाएगी। तीसरी बार जब रिवीजन होगा तो वो 5 दिन में ही खत्म हो सकता है और चौथी 5वीं बार भी आप आसानी से हो सकता है, क्योंकि उसमें रिवीजन का मतलब ये होता है कि पूरे चैप्टर में से पूछो तुमको कौन कौन सा चीज दिक्कत है, उसको बोलते हैं रिवीजन। ये नहीं कि 1 साल लगा
एक बार पढ़ने में तो आप 5 बार रिवीजन अगर हम बोले तो 5 साल लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे बच्चे कमेंट में ये पूछ भी देते हैं, सर 5 बार रिवीजन का मतलब क्या हुआ कि 1 साल में आप कोर्स खत्म करते हैं, आप उसके बदले में आप 5 साल फिर से उसको रिवीजन करते रहे तब जाकर नीट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जब आपका कोर्स खत्म हो जाता तो फिर रिवीजन करने में ज्यादा समय नहीं लगता, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद मैंने इधर टेस्ट सीरीज की बात की, तो कम से कम आपको 50 बार टेस्ट सीरीज देना होगा, कम से कम। नीट में एग्जाम में बैठने से पहले नीट के ही जो क्वेश्चन है, नीट लेवल का ही जो क्वेश्चन है, उसको कम से कम आप 50 बार टेस्ट दे दीजिए। अपने प्रिपरेशन के दौरान, अपनी तैयारी के दौरान कम से कम आपको 50 बार इसका टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप 50 बार टेस्ट कोचिंग में दे करके नीट की परीक्षा के लिए जाते हैं तो 51वां यानी 51 वाला जो नीट का टेस्ट होगा ना, वो आपको कोचिंग में जो टेस्ट दे रहे हैं ना उससे भी काफी आसान होगा। और कोचिंग में जो आपकी रैंकिंग होगी, कोचिंग में जितना नंबर आपको आ रहा है उतना ही नंबर आपको हूबहू आपको वहां नीट के एग्जाम में भी आएगा। तो कम से कम 50 बार टेस्ट दे करके आपको 51वां टेस्ट देने के लिए फाइनल नीट की परीक्षा में शामिल होना चाहिए। और रहा बात कि कितने सर ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर लें या कितने ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से सीख लें कि हमारा नीट में कम से कम जो है 600 से प्लस मार्क्स आ जाएंगे। इसके लिए मैं बताऊंगा कि मैं भी आपको 1 साल के दौरान लगभग 20,000 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करा दूंगा। अब 20,000 की कैसे कैसे पड़ेगा, ये टेस्ट सीरीज वाला भी क्वेश्चन होगा, आपको जो कोचिंग में मटेरियल्स दिया जाएगा चैप्टर वाइज उसका भी होगा, ऑनलाइन क्लास होगा, यानी सभी मिलाकर के लगभग आपको 20,000 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे हम लोग डिस्कस कराएंगे। अगर ये सभी काम आप करके नीट की परीक्षा में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और वीडियो खत्म होने से पहले मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, खास करके उन बिहार के मेधावी छात्रों को मैं बता रहा हूं जो कि पढ़ने में बहुत तेज हैं, लेकिन वो अभी तक जो है ना हनुमान बन के घूम रहे हैं। जैसे हनुमान जी के बारे में आप जान रहे होंगे कि हनुमान जी इतना शक्तिशाली कोई नहीं था, लेकिन हनुमान जी को जो है ना एक वरदान मिला था। एक वरदान बोलिए, अभिशाप बोलिए, कि वो अपनी बुद्धि ही भूल गया था, यानी वो अपने आप को जो है ना बलहीन समझते थे। लेकिन बाद में जब उनको उनके बल का ज्ञान हुआ तो पता चला कि वास्तव वो लंका लांग गए, मतलब भारत से लेकर श्रीलंका तक सीधे जो है ना समुद्र को लांग दे। तो वही टैलेंट हमारे बिहारी छात्रों में भी है, बिहार बोर्ड के भी छात्रों में। बस बिहार बोर्ड के छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है कि भाई इंग्लिश मीडियम वाले या फिर जो सीबीएसई वाले छात्र हैं वही नीट कर सकते हैं। भाई बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपने भी बचपन से पढ़ते आ रहा है, और आप में जो मेहनत करने की क्षमता वो इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई वाले बच्चों में नहीं है। एक बार आप मेहनत कीजिए, हमसे जुड़िए और हम पे भरोसा रखिए, निश्चित रूप से आप अगला जो अलग अलग मेडिकल क्षेत्र में बड़े बड़े ऑफिसर होंगे उसमें आपका भी नाम शामिल होगा। और मेहनत से तो सब कुछ हो सकता है। एक आप 10th में होंगे तो पढ़ते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि काफी अधिक मेहनत करने के बाद काफी अधिक आगे चले जाते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि लैंग्वेजेज प्रॉब्लम है, सीबीएसई से नहीं पढ़े हैं या हमारी तैयारी नहीं हुई है, तो आप जब से जगे तभी से सवेरा है। बिहार बोर्ड वाले छात्र पे हमें भरोसा है, सीबीएसई वाले पर भी भरोसा है, इंग्लिश मीडियम वाले पर भी भरोसा है, लेकिन खास करके बिहार बोर्ड वाले उन गरीब छात्र जो गांव में रह करके अपने टैलेंट को बेस्ट कर देते हैं, एक बार उनको हम मौका दे रहे हैं। पूरे भारत में सबसे कम फीस पर हम आपको यहाँ पर नीट की तैयारी कराएंगे। एक बार आप हमें जुड़ें और लगभग स्कॉलरशिप टेस्ट पास कर आते हैं तो फ्री में मैं आपको नीट की पूरी तैयारी करवाऊंगा। और कोशिश रहेगी कि पूरे बिहार में से अगर बहुत सारे छात्र जो काफी अधिक गरीब है, इकोनॉमी बिल्कुल नहीं है, तो कम से कम मेरा इंट्रेंस टेस्ट पर जो हम लोग एक टेस्ट लेते हैं नीट परीक्षा के बैच प्रारंभ होने से पहले, तो उसको निश्चित रूप से ज्वाइन करें, उसको दें। अगर आप में टैलेंट है तो हम अपने खर्च पे, कोचिंग के खर्च पे आपको नीट का जो आप सपना देख रहे हैं उस सपना को साकार कराने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए हम और हमारी प्रेरणा कोचिंग की पूरी टीम आपकी सफलता के लिए तत्पर रहेगी। मैं आपको प्रेरणा कोचिंग के अंतर्गत हॉस्टल उपलब्ध कराया जाएगा, इसमें 24/7 डेज, और जब तक कि आपकी एग्जाम न हो जाए तब तक आपके गार्जियन की तरह, आपके माता पिता से भी अधिक देखभाल हमारे जो टीम मेंबर्स हैं आपके करेंगे। और पूरी एनर्जी के साथ हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। और हमें भरोसा है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लोगों का सहयोग जो है निश्चित रूप से बना रहे।
हम मिलेंगे फिर से आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो 41 एक्सरसाइज है बायोलॉजी का, वो कौन कौन से एक्सरसाइज हैं और उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। तो हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना विशेष ख्याल रखिए, जम करके पढ़िए और अपने टैलेंट को पहचानने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।